भाषाएं हैं, उनके जानकार लोग, उनके साहित्यकार, हिंदी में उनका, हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, इस पर हम विमर्श करते रहे हैं। पहली कड़ी में हमने तमिल की बात की थी, उसके बाद हमने तेलुगु साहित्य पे बात की। अभी तीसरी कड़ी में मलयाली साहित्यकार, हम दो मलयाली साहित्यकार हमारे बीच हैं। एक डॉक्टर अंतिकम्मा अम्मा हैं और एक वीपी तंकमणि अम्मा, प्रोफेसर तंकमणि अम्मा। तो मैंने थोड़ा सा देखा था। तो और दूसरे साहित्यकार हमारे डॉक्टर मित्तर जी हैं। ये इन दोनों की बात हम इन हिंदी साहित्य में मलयाली साहित्यकार का क्या योगदान रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद प्रथम सत्र के बाद दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी हो गया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत जैसा हम करते आए हैं, सरस्वती वंदना से करते हैं, माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। और इसके लिए हमारी जो स्वर साम्राज्ञी हैं, स्वर कोकिला शुभ्रा महंतो जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभ्रा महंतो जी। इससे पहले में सुरभि दत्त जी आ गई हैं, अच्छी बढ़िया विचारशील लेख वगैरह प्रकाशित कर रही है, उनका भी स्वागत है। और धन्यवाद आदरणीय आपका। जी भी पधार गए हैं। हाँ जी, चलिए। बंधु सिंह जी भी हैं। आज बहुत सारे नए लोग हमारे बीच हैं। सभी बंधुजनों को संक्रांति की तमिल साहित्यकारों के संबंध में जानने सबका सादर स्वागत। नहीं, ऐसा है, शुभ्रा महंतो जी के सरस्वती वंदना के बाद हमारी क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर अहिला मिश्रा स्वागत वक्तव्य देंगी और बारे में भी बताएंगी, उसी में सबका साधुवाद हो जाएगा। शुभ्रा महंतो जी। धन्यवाद अवधेश जी। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सब म्यूट कर लें। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी वित्वं देहि नमस्तुते। वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणावादिनी भर दे काटे अंधोर के बंधन सारे काटे अंधोर के बंधन सारे महाजननी ज्योतिर्मयी रझरे महाजननी ज्योतिर्मयी रझरे कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग कर दे वीणावादिनी वर दे नवगति नव नए ताल छंद नव
नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलदमंद्र नव नवल कंठ नव जलदमंद्र नव नभ के नव विहग वृंद नव नभ के नव विहग वृंद नभ पर नभ स्वरि दे वीणा वादिनी वरदी प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव भारती में भर दे वीणा वादिनी वरदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। आप जो पहली बार कादम्बनी क्लब से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये 354वीं मासिक गोष्ठी है। मतलब हमने हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ मित्रों, ये 354वीं गोष्ठी है। मतलब हमने कादम्बनी क्लब के 29.5 साल पूरे कर लिए हैं और शीघ्र ही हम 30 साल पूरे कर लेंगे अगले 6 महीने में। यह एक महती उपलब्धि इसलिए भी है कि यह 354 गोष्ठियां जो हुई वो बिना नागा, बिना रुके हुए, अनइंटरप्टेड, कोरोना आए या ओमिक्रॉन आए, कुछ भी आ जाए, हैदराबाद में उतनी बड़ी बारिश भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन कादम्बनी क्लब की मासिक गोष्ठियां कभी रुकी नहीं। ये अनवरत जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सहयोग से हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। एक और बात बता दूं कि इसके पहले मैं क्लब की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अहिल्या मिश्रा को से अनुरोध करूं कुछ कहने के लिए। बता दूं कि उनकी एक आत्मकथात्मक उपन्यास दरकती दीवारों से झांकती जिंदगी, जिसका भी हाल ही में लोकार्पण हुआ, पूरे भारत के वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में काफी धूम मचा रही है। जगह जगह से उसके रिव्यूज आ रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है और जहां से पुस्तक प्रकाशित हुई है गीता प्रकाशन से, वहां वो देखिए परमेश्वर जी दिखा भी रहे हैं किताब को और किताबों की मांग बढ़ती जा रही है। गीता प्रकाशन हैदराबाद में, आप उसको जरूर पढ़ें। तो मैं इस सिद्ध हस्त लेखिका, और हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे क्लब की संस्थापक अध्यक्षा भी हैं, मैं डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत भाषण और क्लब के बारे में 2 शब्द। डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी। अनम्यूट करें। हमारे एक बहुत पुराने सदस्य और हमारे संस्था के साथ आरंभिक दिनों में बहुत मजबूती से खड़े रहे मैथिली और हिंदी के साहित्यकार, कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उनके साथ मेरा कार्य अनुभव भी बहुत लंबा रहा। कई पुस्तकें उन्होंने मैथिली और हिंदी में हैदराबाद के पुस्तक लेखकों के बीच से देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। मेरा कहना श्री मुनीन्द्र मिश्र जी, जो पिछले 3 दिन पहले हमारा साथ छोड़ गए,
उनके लिए हम 1 मिनट का मौन श्रद्धांजलि के रूप में हम अर्पित कर लें और तब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करें। श्री मुनींद्र मिश्र जी बहुत ही संस्था के शुभेच्छुक थे, हर कदम पर संस्था के साथ चले। पिछले दिनों लगभग 10 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी के बाद से वे उतना सक्रिय नहीं रहे, लेकिन यहाँ के कई साहित्यिक मंच हिंदी और मैथिली सब पर उनकी उपस्थिति दर्ज होती रही। आज वो हमारे बीच नहीं होने से एक कादम्बरी क्लब के लिए एक बहुत बड़ी कमी, एक बहुत बड़ा अभाव, साहित्यकार के रूप में, विचारक के रूप में उन्होंने उपन्यास लिखे, निबंध की एक पुस्तक उन्होंने हमारे बीच दिया और एक जो उनकी हिंदी में कविता संग्रह, 3 मैथिली में कविता संग्रह और पुनः एक हिंदी में तैयार कविता संग्रह, जिसके संबंध में मुझे जानकारी थी, मुझसे बार बार कहते थे आप इसको छपवाने में मुझे सहयोग दीजिए। मैंने कहा भी था कि जरा ये जाने दीजिए, पूरा समय हम करेंगे, लेकिन वो अभी है और मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ मैं उसके संबंध में भी अवश्य करूँगी। आप सब लोग जो पुराने लोग हैं हमारे, चाहे मिश्र जी हैं, चाहे शुभ्रा जी हैं, चाहे विनीता दीदी हैं, भावना पुरोहित जी हैं, ये सब लोग उन्हें जानते हैं। मैं समझती हूँ दर्शन सिंह जी भी उनसे मिल चुके होंगे। आइए उनकी याद में उनके हमारे बीच से शारीरिक रूप से अनुपस्थिति को हम मन से 1 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति शांति शांति। इस बीच पटल पर चलपति जयश्री जी, उषा शर्मा जी, दर्शन सिंह जी, संतोष रजा जी, मेधा झा जी, बहुत सारे चेहरे उपस्थित हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये युवा साहित्यकारों की जो पीढ़ी हमारे साथ बढ़ रही है, उन सब का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे पुराने लोग, ज्योति नारायण जी भी आ गई हैं, हमारे पुराने सदस्य तो है ही, नए सदस्य जिनके बल पर हम ये अपने कांधे का कारवां, कांधे का कांवर डालना चाहते हैं, जो आगे ले जाएंगे संस्था को, इस इतिहास को, इसकी पूरी श्रम के साथ चरवैत प्रयाण को, उन सब का स्वागत, अभिनंदन। और हमारे पुराने सदस्य, आप सब लोग इस संस्था के प्रति इतने डेडिकेटेड हैं कि तृतीय रविवार कहीं हो, बस उनका संस्था के साथ है। पिछले 9-10 वर्षों से अवधेश जी भी, मैं नहीं समझती हूँ कि उन्होंने जब ओपन हार्ट सर्जरी करवाई तो उनका बस चलता तो अस्पताल के बिस्तर से भी जुड़ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का डेडिकेशन लोगों से मिला है और यही संस्था का प्राण है, यही संस्था की जान है। एक नई सदस्य रूपम सिंह जी भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिल्कुल युवा पीढ़ी हमारे साथ चल रही है, कविता के उन्हें कुछ सुनने का शौक है। तो आइए आज हम किनको सुन रहे हैं इस पर भी 2 बात कर दूं मैं, और तब थोड़ा सा एक छोटा सा मैं परिचय देने में बहुत समय बर्बाद नहीं करूंगी। प्रोफेसर तंकमणि अम्मा जो हमारी आज की अध्यक्ष हैं, वे केरला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्हें हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना बिहार से शताब्दी मनीषी सम्मान लेते हुए मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं।
मैं वहाँ मौजूद थी और वह अखिल भारतीय स्तर की साहित्यकार मनीषियों को दिया गया था, जिसमें मैडम तंकमणि अम्मा जी भी थी। बहुत काम करती हैं, सामाजिक, साहित्यिक, और बहुत सारा नाम दक्षिण में तंकमणि अम्मा जी का है। अगर केरल से नाम रति सक्सेना का लिया जाता था तो अब तंकमणि अम्मा जी का लिया जाता है। जब भी बातचीत किसी से होती है तो हमसे पूछा जाता है कि आप तंकमणि अम्मा जी को नहीं जानते हैं क्या? हम बोलते हैं हाँ, हम जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और प्रोफेसर कुंजू मित्तर, अरे ये साहब तो बस छुपे रुस्तम हैं, बड़े अच्छे। इनकी किताबें जब मेरे पास पहुंची तो मैं चकित हो गई कि इन्होंने कितना सर्च, और हैदराबाद आके पूरा इन्होंने सर्च किया है दक्षिणी साहित्य पे, सूफी साहित्य पर इनका बहुत बड़ा काम है। दक्षिणी हिंदी का सूफी साहित्य, जो इनके पुस्तक का नाम है। दक्षिणी हिंदी में जो सूफी साहित्य लिखा गया है, सबका मूल्यांकन और आकलन इन्होंने किया है, और वो हमें मिल गया प्रसाद के रूप में। इनसे परिचय ही नहीं, इनसे सबसे बड़ा प्रसाद भी हमें मिला। दूसरी एक किताब कदम राव पर, जिस तरह हमारे राजा विक्रमादित्य के लिए बहुत सारी कथाएं, दंत कथाएं, मौखिक कथाएं हैं, वैसे ही दक्षिण में कदम राव पर हमारे एक बहुत मशहूर शायर कहूं या प्रस्तोता कहूं, जमील जालिबी ने उस समय के काव्य को चित्रित किया है, और उसमें कदम राव की कहानी बहुत हद तक हमारे विक्रमादित्य से मिलती जुलती सी कहानी है, और दक्षिण की कहानी है। ये सब कुछ देखने को जो हमें मिल रहा है, अगर हम यह परिकल्पना नहीं करते तो क्या हम जान पाते? नहीं जान पाते। यह जानकारी इतने अगाध विद्वान हमारे दक्षिण में छुपे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपना अमोल कृतियों से बार बार आभारित किया है, और इस सब के बावजूद भी वे अपनी जगह चुप, शांत, शिष्ट अपने काम में लगे रहते हैं। उन्होंने तमिल साहित्य का एक पाठशाला का पुस्तक, एक शिक्षाप्रद पुस्तक लिखा है, और भी 15 रचनाएं हैं आपकी। तंकमणि अम्मा जी और आप दोनों केरल के ऐसे विद्वान अभी वर्तमान में हैं, वर्तमान पीढ़ी के साथ, जो निरंतर हिंदी साहित्य में जिनका प्रदेश चल रहा है। अभी अभी पिछले दिनों तंकमणि अम्मा जी ने पटल पे डाले थे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर नायर नहीं रहे, जो बहुत बड़े विद्वान थे और हिंदी में बहुत काम जिनका है। वह विश्वनाथन जी हैं, कार्तिकेयन जी हैं, प्रसन्ना जी हैं, मैं कितने नाम आपको गिनाऊं केरल के साहित्यकारों का। अब बाकी नाम तो उन लोगों से सुनिएगा जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपने खास प्रदेश से बहुत ही समृद्ध किया है। ऐसे समृद्ध करने वाले लोगों को ठीक से जानते भी नहीं, पहचानना तो दूर की बात है, उनकी कृति से हम परिचित नहीं होते। कम से कम हमारा क्लब ये माध्यम बन रहा है कि इस तरह से हम उनकी कृतियों से परिचित हों, हम उनके संबंध में जाने, और संपूर्ण देश में हिंदी की वास्तविक स्थिति को पाएं। यह काम कादम्बनी क्लब हाथ में लिया है। इसमें अवधेश जी हैं, हमारे पुराने सदस्य हैं, जी परमेश्वर जी हमारे बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं। आपसे मैं बताऊं तो आप ताज्जुब करेंगे कि वो अपना ओरिजिनल लिखना तो लिखते ही हैं, उन्होंने उपन्यास को अनुदित किया है जो तेलुगु में था और रेजिडेंसी से संबंधित था, जिसे पढ़कर मैं कई दिन तक उसमें घूमती रही थी। उन्होंने कई हिंदी के काव्य, कहानी आदि का तो अनुवाद किया ही है। एक अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों बुक फेयर में उनकी एक किताब भीष्म संताप लोकार्पित हुई, जिस किताब में भीष्म जो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और अपनी गलती का जो उन्हें आभास होता है, उस पर बहुत सुंदर चित्रण हिंदी में लिखा है, विशुद्ध हिंदी में है। और यह कादम्बनी क्लब एक स्तंभ के जैसे हैं, जो हमारे तेलुगु क्षेत्र को
हमेशा आलोकित करते हैं। इस बीच हमारे बीच रमा द्विवेदी, जयवीर सिंह आदि कई और विद्वान उपस्थित हो गए हैं। अहिल्या जी, सॉरी, एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जब मैं ये तंकमणि अम्मा जी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा कि कई पुरस्कारों के अलावा उन्हें भी द्विभागी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आप जिनकी चर्चा कर रही हैं परमेश्वर जी की, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे द्विभागीश हैं। हाँ, वो भी द्विभागीश हैं। परमेश्वर जी भी द्विभागीश हैं और भारत सरकार से इनको श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में 1 लाख रुपए का सम्मान देकर 2 लाख रुपए की प्राप्ति। हाँ, आगे चलिए, बस कल ये मैं तो जोड़ना ये चाह रहा सब एक से एक महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं और इन महानुभावों को सुनकर समझकर हम देखें, जानें, वहाँ की प्रदेश विशेष की स्थितियां जानें और हम हिंदी साहित्यकार जो दक्षिण से हैं, दक्षिण का ध्वज समूचे हिंदुस्तान में फहराएं और हिंदुस्तान की वो एकता विविधता को मजबूत करें, दृढ़ करें। यह हमारा धर्म बनता है। उसी एकता दृढ़ता को दृष्टि में रखकर ये कार्यक्रम आरंभ किया गया। उसे कादम्बनी क्लब निरंतर अलग अलग श्रृंखलाओं में वक्तव्य की श्रृंखला पिछले कई वर्षों से चलाता आ रहा है। हमारे उत्तर भारतीय साहित्यकारों के ऊपर, जीवनी पर उनको बुला के भी, उनसे मिलकर भी, उनसे बात कर भी और आमने सामने लेखक को लेखक के नजरिए से देखने, लेखक को पाठक और लेखक के बीच में एक अनुन्यासित संबंध को दृढ़ करने की दृष्टि से भी हमने कई कार्यक्रम आयोजित किए। भला हो इस कोरोना का, जिसने हमारे उस कार्यक्रम को विराम चिन्ह लगवा दिया। चलिए, हर बुराई में एक अच्छाई होती है। आज कादम्बनी के इस पटल पे देश भर के लोग इस समय हमारे उपस्थित हैं। ये अभी तो कोरोना ने ही दिया, तो कुछ बुरा तो कुछ अच्छा, दोनों स्वरूप हम देखते आए और बीच में हम पर काफी दबाव बनाया गया कि हम इसे प्रत्यक्ष करें, यानी भौतिक रूप से गोष्ठियां पुनः अवस्थित करें। लेकिन यदा कदा यह सुनाई देना कि अभी तीसरी लहर आना बाकी है, हमने इस कार्यक्रम को तीसरी लहर के बाद ही स्वरूप बदलने की बात ठानी। हमारे कार्यकारिणी ने इसका निर्णय लिया और हम निरंतर आभासी दुनिया के माध्यम से समूचे हिंदुस्तान से आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कादम्बनी क्लब ने कई प्रकाशन किया, नए लोग हैं। पहले पुष्पक कादम्बनी क्लब के अंतर्गत प्रकाशित होता आया, जो 35 अंकों तक प्रकाशित हुआ, लेकिन कुछ शासकीय परेशानियों के कारण उसे बदलकर पुष्पक साहित्य की करके उसका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन और ISBN नंबर प्राप्त किया गया। इसी तरह से कादम्बनी क्लब ने एक दक्षिण के महिला कथाकारों, 18 महिला कहानीकारों के एक संग्रह को प्रकाशित कर देश भर में दिया और बहुत जोर दिया गया। ये तो प्रकाशकीय उपलब्धियां हैं। लेखकीय उपलब्धियां हमारे कम से कम उस जमाने से, जब से हमने 1994 से कादम्बनी 2 जून 1994 से हमने हैदराबाद में कादम्बनी क्लब का शुभारंभ किया, उस समय से लेकर कम से कम 15 लोग कादम्बनी के मंच पर काव्य पाठ करने के बाद कादम्बनी में प्रकाशित हुए। निरंतर हर महीने एक लेखक को चुनना, उनकी रचना पर हम काफी बहस करते थे। 5 चुनी हुई रचनाएं उन्हें लेकर आकर पढ़ाया जाता था और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था वह रचना कादम्बनी में प्रकाशन के लिए भेजा जाता। और कादम्बनी क्लब शीर्षक के अंतर्गत हमारे 15 लोग कादम्बनी में प्रकाशित हुए। उस समय जुड़े हुए बहुत सारे लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और इस तरह से हमारे मंच पर नए, नवांकुर, पुराने और सभी साहित्यकारों को उनके साहित्यिक रचना को संभालने, सजाने, हमारे पास एक छीलने चाचने का काम होता है। मैथिली शब्द है चाचनी, यानी बिल्कुल बना देना, अच्छे से
बम्बू को सीधा दो चीरा कीजिए तो हाथ काट देगा, लेकिन उसका वो कोना जो निकला होता है उसको काट के छांट के बराबर करके जांचने और छीलने का कार्य किया जाता है, तो वो बड़ा सुंदर और उपयोगी हो जाता है। उसी तरह हमारे लेखक नए नए विचारों से पल्लवित होते हैं, लेकिन उन्हें तराशना होता है, और ये तराशने का काम कादम्बनी क्लब निरंतर करता है। इसके साथ ही जो देश भर के लेखक हमारे हैदराबाद शहर आते हैं, और हमारा एक नियम है, हम तृतीय रविवार के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं करते। उस समय अगर उपलब्ध है तो हम उन्हें ससम्मान कादम्बनी बुलाकर उनका सम्मान भी करते हैं, उनके प्रति अपनी साहित्यिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि वे हमारे बीच इतने बड़े देश के साहित्यकार हमारे बीच पधारे, ने यह सौभाग्य प्रदान किया। बहुत सारे काम कादम्बनी क्लब के माध्यम से केवल साहित्य से जुड़ी हुई संस्था है, और कादम्बनी क्लब के माध्यम से यही कार्य किया जाता है। यह कार्य आज देश भर में, जब कादम्बनी बंद होकर 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अप्रैल 2020 में कादम्बनी का प्रकाशन बंद कर दिया गया, और 382 देश से लेकर विदेश तक चलने वाले कादम्बनी क्लब में अधिकतर बंद हो गए हैं, इक्के दुक्के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन हमारे हैदराबाद का कादम्बनी क्लब अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना चुका है, और इस स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने के लिए हैदराबाद के सभी साहित्यकार अपनी जिम्मेदारी पूर्ण सतर्कता से निभाते हैं। आइए आप सबके साथ हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर तंकमणि अम्मा जी, डॉक्टर कुंज मुखर्जी का हम सादर स्वागत करें। हमने थोड़ा सा समय ज्यादा लिया क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, बड़े सारे नए सदस्य दिखे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कादम्बनी केवल कविता पाठ ही नहीं करता, कादम्बनी केवल मंच इसलिए नहीं देता कि कविता पाठ कीजिए और चले जाइए। कादम्बनी के साथ विकास की यात्राएं, इसके 25वें वर्ष रजत जयंती पर हमने एक बृहद संस्मारिका का प्रकाशन, 200 पृष्ठों की संस्मारिका का प्रकाशन भी किया। हमारे क्लब में एक से एक हीरा है, हमारे तेलुगु स्थानीय लोग भी हमें सहयोग करते हैं, हमारे देश भर से रहने वाले साहित्यकार भी हमसे जुड़े हैं, और वरिष्ठतम साहित्यकार की श्रेणी भी है। हमारे उत्साही एक युवा साहित्यकार जो हमारे इस आभासी दुनिया के सूत्रधार हैं, प्रवीण प्रणव जी, आज उपस्थित नहीं है, वे अभी गांव में हैं, कुछ अपने निजी व्यस्तताओं में। श्रीमती मीना मुथा जी, जो मेरी दाहिना हाथ अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, वे अपनी निजी कठिनाइयों में इस तरह डूबी हुई हैं कि वे चाह कर भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रही है, लेकिन मैंने उनसे कहा है आपकी उपस्थिति हमेशा हम दर्ज करेंगे, आप हमेशा हमारे साथ हैं। सब दिन एक जगह नहीं होता, आप उभरेंगी और पुनः आएंगी, उस दिन तक हम आपको साथ मानकर चलते हैं। तो आइए पुनः सबका अभिनंदन। सर कुंज मितार जी, मैडम तंकमणि अम्मा जी, आप लोगों के पधारने से कादम्बनी आज एक नई खूबसूरती का दर्शन करेगा। इस शब्दों के साथ आपका अभिनंदन, वंदन और सादर स्वागत। अब बस हम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर चुके, हमारे अतिथियों का परिचय, हमारे आगतों के संबंध में, हमारी कादम्बनी क्लब के संबंध में, अब अवधेश जी के हाथों में ये सूत्र मैं सौंपती हूँ। अब 1 घंटा जैसा चाहे आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम, आज का विषय है मलयाली भाषा, यानी केरल प्रदेश के निवासी और केरल की भाषा मलयाली साहित्यकारों का हिंदी साहित्य में योगदान। अलग अलग विषयों पर दोनों वक्ता और अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। अवधेश जी, अब आप यह लो अपनी लकुटी कमरुआ, बहुत ही नाच नचायो, संभालिए। धन्यवाद डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी। 2 बात, एक तो कि मलयाली साहित्य जानने के लिए क्या मलयाली होना आवश्यक है,
जैसे हिंदी साहित्य को जानने के लिए क्या उत्तर भारतीय होना आवश्यक है? शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। अधिकांशतः यही होगा कि साहब जो मलयाली लोग हैं जो केरल क्षेत्र में निवास करते हैं वो मलयालम ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो केरल से बाहर रह रहे हैं वो भी यदि सीखना चाहें मलयालम तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी मलयाली साहित्य रच सकते हैं। खैर, एक बात और बता दूं, अहिल्या जी से शायद वो मिस कर गया। इस पटल पे मेरे ख्याल से, जैसा अहिल्या जी बता रही थी अपने स्वागत भाषण में, कि हमारे साथ दो लोग और मौजूद हैं हमारे साथी, एक दर्शन सिंह जी और संतोष रजा गाजीपुरी जी, जिन्हें अभी शायद मेरे ख्याल से परसों रंजन चौधरी साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है 3 अन्य लोगों के साथ। उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह से अपनी साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ाते रहिए, करते रहिए। अनोखा जी भी पधार गए, किरण सिंह जी। तो दर्शन सिंह जी को सभी को नमस्कार, मेरा बहुत बहुत बधाई। मित्रों, जैसा अहिल्या जी बता रही थी, कादम्बरी क्लब 2 समानांतर चीजों पे निरंतर कार्य करता रहा है। जैसा कि ये आप जानते हैं कि ये विशुद्ध रूप से साहित्यिक मंच है, तो हम 2 सत्रों में इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहे हैं। प्रथम सत्र साहित्यिक विमर्श के लिए होता है, साहित्य की विभिन्न विधाओं पे हम विमर्श करते हैं, और दूसरे कार्यक्रम में साहित्य सृजन की बात करते हैं, मतलब कविताओं या लघु कथाओं जो स्वरचित होती हैं उसका पाठ करते हैं। तो साहित्यिक विमर्श और साहित्य सृजन, ये 2 समानांतर गतिविधियां इस कादम्बरी क्लब में चलती रहती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 2 अतिथि साहित्यकार हैं, केरल के 2 प्रोफेसर हैं, 2 आचार्य आए हैं। मैं पहले प्रोफेसर वीपी मोहम्मद कुंजू मेत्तर साहब से अनुरोध करूंगा बहुत विनम्रता के साथ कि वो हिंदी साहित्य में मलयाली साहित्यकारों का क्या योगदान रहा है इस पे अपनी बात रखें और हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर कुंजू मेत्तर साहब। आदरणीय हिंदी परिवार के विद्वत बंधुओं, मित्रों, मुझे बेहद खुशी की बात है कि मैं आज कादम्बिनी क्लब हैदराबाद से जुड़ सका। इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी ने मुझे जब आमंत्रित किया था तब मैंने बड़ी खुशी के साथ अपनी सहमति दी। एक तो हैदराबाद से मेरा बहुत पुराना संबंध है। 1972 से जब मैंने दक्षिणी को अपना अध्ययन का विषय चुना था, तब से मेरा आना होता रहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में श्री राम शर्मा जी थे उस वक्त, प्रोफेसर अकबरुद्दीन सिद्दीकी साहब थे उर्दू विभाग में, वैसे ही डॉक्टर भीम सेन निर्मल जी, प्रोफेसर वेंकटरमण राव जी, बहुत सारे हैदराबाद के विद्वत बंधुओं से मेरा संबंध रहा। मुझे लिखने पढ़ने की प्रेरणा मिलती रही और मैं जानता हूं कि हैदराबाद एक तरह से उत्तर और दक्षिण का सेतु या संगम स्थल माना जा सकता है। और जब से हिंदी क्षेत्र में आज की खड़ी बोली का पल्लवन विकास होने लगा था, लगभग समान समय से ही हैदराबाद में भी उसका बीज वपन हुआ और उसका पल्लवन विकास हुआ। और हिंदी की खूबी है कि वह जहां भी गई वहां स्थानीय भाषा के मिलकर भी उसने उसका भी पोषण संवर्धन किया, साथ ही अपनी अस्मिता भी बनाए रख सकी। और इसलिए ही वह मुझे लगता है कि हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों के दिल की भाषा बनी है। चाहे उसको आज भी पार्लियामेंट में भी मैंने सुना कि किसी मंत्री महोदय के मुंह से कि वही राष्ट्रभाषा नहीं है। इस तरह की बातें जब करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग यह मानकर ही हिंदी में आए कि हिंदी एक जमाने में हमारे
भावना से जुड़ी हुई थी, आज भी वैसा ही है। वह हमें अपने आज़ादी के संग्राम में भी हमारा हथियार बना। और जब से महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, तब से उसका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ दक्षिण में। बड़े समर्पण के साथ उसमें लोग आए। बहुत अच्छा है कि आप लोगों के बीच में आकर आप इतने हिंदी प्रेमियों के साथ इस विशाल हिंदी परिवार से जुड़ने का यह मौका मैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ। और मुझे ये सुन करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत आश्चर्य भी हुआ कि कादम्बिनी क्लब जो है वह 30वां साल चल रहा है, लगातार निरंतर बिना किसी रोक टोक के वो चलता चला आया। वो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और हिंदी से आप लोगों का समर्पण, ये निष्ठा देख करके मन गदगद हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगा। और आप सब लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी। इस विषय में आने से पहले मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूं कि हिंदी में शायद आज जितना शोध कार्य चल रहा है देश में, चलता चला आ रहा था पिछले कई सालों से, उतना शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में हुआ हो। लेकिन मैं यह प्रश्न मेरे मन में बार बार रह रहकर आता है कि क्या जब जब हमें यह को कुछ नया ज्ञान मिलता है, क्या हम उसे समेटते हुए चलते हैं या उसका अनदेखा करते हैं? जब कुछ नई चीजें हमारे शोध के द्वारा हमें मिलते हैं, उसको हम हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के अध्ययन में उसको हम जोड़ने में एक तरह का संकोच करता हुआ महसूस होता है। मैं उदाहरण बताऊंगा कि हिंदी में किसी नई विधा या किसी पुरानी विधा ही क्यों न हो, उसके उद्भव और विकास की चर्चा करते समय हम अपने देश में देख करके बाहर देखते हैं अंग्रेजी में क्या कहा गया है। सब नई चीजों को अंग्रेजी से जोड़ने की एक मनोवृत्ति है हमारी, मुझे ऐसा लगता है। खास करके जब मैं निबंध पर